घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया। तो इसका आंसर होगा ए, 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 ईस्वी से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी अब पुडुचेरी चले गए। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की।
तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रनाडे समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा वामबध्य आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख जो नेता थे वो राजा वामबध्य आंदोलन तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। किसका? तो लाला लाजपत राय का। बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वो क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर WC रेड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाए। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष की। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सज़ा देकर मांडले जेल जो है वो म्यांमार भेज दिया गया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, वीडी सावरकर वर्ष 1937 से 1942 ईस्वी तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर और सावरकर ने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। वीडी सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत में कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वीडी सावरकर। अभिनव भारत
स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी। स्थान नासिक या महाराष्ट्र। संस्थापक वीडी सावरकर। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेज़ों का मुकाबला जो करने के लिए किसने संगठित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीडी सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग फूड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1908। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग फूड पर बम फेंका, परंतु किंग फूड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फूड की हत्या का प्रयास किया था, तो सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन काकरोरी कांड से संबंधित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्यसेन। सूर्यसेन काकरोरी कांड से संबंधित नहीं थे। जिम्बर मैन जो योजना है, जिम्बर मैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे, तो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्बर मैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 ईस्वी में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एन.एस. हार्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी फोमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट
में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टुटगार्ट में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1924 ईस्वी में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मदन लाल ढींगरा को। करजन वैली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार कर की। वैली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। काकोरी का ट्रेन डकैती कांड जो है में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। अक्टूबर 1940 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन, के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल तथा राजेंद्र प्रसाद लाहरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गए, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRA रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिस्मिल। गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इसका जन्म वर्ष 1901 ईस्वी में पटना से दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ था। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इनकलाब और जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हजरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष 6 माह 11 दिन से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अनुशीलन समिति थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902 ईस्वी में, ढाका अक्टूबर 1906 ईस्वी में, कलकत्ता 1 मार्च 1902 ईस्वी में और 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु
और अक्टूबर 1906 ईस्वी में पुलीन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित ने स्थापना किया था और कलकत्ता में मार्च 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र बसु शेखर बघोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार और प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाधा जतिन बरिंद्रनाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार थे। नोट में है 1902 ईस्वी में सरल घोषाल का अखाड़ा 1902 ईस्वी में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन हुआ। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 ईस्वी से युग साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। हेमचंद्र कानू नंगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सचिंद्र नाथ सान्याल। वर्ष 1903 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा स्थापित की। सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।